गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ की मैथ्स की एक्सरसाइज 3.5 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं और हमें ये बताना है कि इनका अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है या अनेक हल हैं। और साथ ही यदि अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो वज्र गुणन विधि क्या होती है हम क्वेश्चन करते करते साथ साथ उसे आपको एक्सप्लेन करेंगे। आइए अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं जो मैंने लिखी हुई हैं। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि इस समीकरण के कितने हल हैं, इसका कोई हल है भी या नहीं। तो उसके लिए पहले a1/a2 कैलकुलेट करेंगे। a1/a2 यानी x के गुणांकों को, a1 x का गुणांक होता है तो x का गुणांक यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3, तो a1/a2 हो गया 1/3। इसी प्रकार b1/b2 ये y के गुणांक हैं, तो y का गुणांक यहाँ पे है -3 और यहाँ पे y का गुणांक है -9, तो ये हो गया -3/-9 यानी 1/3। अब c1/c2 ज्ञात करते हैं, c1 और c2। तो इसमें c1 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -2। ये c1 c2 कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो -3 और -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/2। तो एक फ़्लो चार्ट मैंने आपको पहले बताया था एक्सरसाइज 3.2 से पहले, जिसमें आपको बताया गया था कि अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 ज्ञात करने के बाद किस तरीके से हमें उसे चेक करना है कि कितने हल हैं उस समीकरण के। आप चाहें तो उस फ़्लो चार्ट को फिर से देख सकते हैं। अब इसमें यदि पहले दो इक्वल आए और तीसरा इक्वल ना आए तो उन समीकरणों का कोई हल नहीं होता। उस फ्लो चार्ट में मैंने आपको ये क्लियरली समझाया है कि इनको किस तरीके से चेक करना है और वो इस चैप्टर में बहुत जगह पे काम आता है। उसको बार बार आप देखें और याद करें। तो पहले दो इक्वल हैं और तीसरा इक्वल नहीं है, इसका मतलब इन समीकरणों का कोई हल नहीं है। तो हमारा काम ख़त्म ही हो गया। जब कोई हल ही नहीं है तो हमें कुछ ज्ञात नहीं करना है इस क्वेश्चन में। यदि अद्वितीय हल हो तभी हमें वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो यानी ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया कि इन समीकरणों का कोई हल है ही नहीं। तो अब इसका सेकंड पार्ट करके देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का। इसमें है ये दो समीकरण उसी तरीके से हमें दिए गए हैं। यहाँ पर भी हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये सब कैलकुलेट करके देखेंगे। तो a1/a2 देखते हैं सबसे पहले, यानी x के कोफिशिएंट्स को डिवाइड करते हैं। तो ये 2 और 3, तो 2/3 आ गया। b1/b2 1/2। तो उस फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया था कि यदि a1/a2 और b1/b2 बराबर ना आए तो हमें c1/c2 ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। कर भी देंगे तो कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो उन समीकरणों का अद्वितीय हल होता है। तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसका मतलब इन समीकरणों का अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल यानी यूनिक, यानी एकमात्र हल। तो अब उस एक हल को हमें वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। वज्र गुणन विधि इसी एक्सरसाइज में आपको इंट्रोड्यूस की गई है, तो वो हम अब डिटेल में करेंगे कि किस तरीके से इन्हें वज्र गुणन विधि से हल किया जाता है। इन समीकरणों को हमने एक बार फिर से लिख लिया है, सिर्फ सभी को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करके देखिए। ये दिया हुआ था, ये 5 और 8 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इधर -5 और -8 हो जाएगा। अब ये नई समीकरण ये बन गई, ये दोनों मैंने लिखी हुई हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में सारा ट्रांसफ़र करने के बाद अब इन समीकरणों को हमें वज्र गुणन विधि से हल करना है। वज्र गुणन विधि में सबसे पहले हम x, y और 1, ये एक ही लिखना है हमेशा आपने, x, y 1, इस तरह से गैप दे के लिख लेते हैं। और अब इसके बाद है आगे 23/12, ये नंबर आप याद रखें 23/12 साइक्लिक ऑर्डर में है। वैसे ये 2 से शुरू करना है, बस 2 3 1 2। साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, साइक्लिक ऑर्डर याद रखें या फिर आप 23/12 याद रखें सिंपली। साइक्लिक ऑर्डर भी आपको बता देते हैं। साइकिल का ऑर्डर मतलब सर्कल बना लीजिए, सर्कल के ऊपर आप 1 2 3 लिख लीजिए। अब आपको 2 से स्टार्ट करना है,
तो 2 3 1 2, 2 से गए 3 पे, 2 3 1 2, इसे कहते हैं साइक्लिक ऑर्डर। बस स्टार्ट हमें 2 से करना है, ये ध्यान रखेंगे। तो 23 12 आप सीधा सीधा 23 12 भी याद कर सकते हैं। और अब इसी अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। देखिए 23 मतलब पहले सेकंड टर्म यानी y के कोफिशिएंट्स 1 2, ये हमने लिख दिया। अब आगे 3, 23 में आगे 2 के बाद 3 आता है, पहले सेकंड टर्म फिर थर्ड टर्म फिर फर्स्ट फिर सेकंड। तो सेकंड हम लिख चुके हैं 1 2, आगे -5 -8, उसके बाद फर्स्ट टर्म यानी 2 3, और उसके बाद सेकंड टर्म यानी 1 2। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इस तरह से हमने टर्म्स बोले। ये फर्स्ट टर्म्स, ये सेकंड, ये थर्ड। तो पहले आपको लिखनी है सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। ये देखिए, ये सेकंड, थर्ड, और ये वाली फर्स्ट, और ये वाली सेकंड। ये चारों हमने लिख दी। उसके बाद ये एरोज बना लेंगे। एरोज बनाने के बाद हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है इन्हें। किस तरीके से, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ये x बटा x के बटा में क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई बनी -8, फिर घटाना है इन दोनों की मल्टीप्लाई को। इन दोनों की मल्टीप्लाई है -10। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई -8, उसमें से घटाना है इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी -10। तो -8 माइनस -10। हमें जल्दी नहीं करनी है, कई बार ये माइनस निशान लगाने में बच्चे गलती कर देते हैं। तो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करना है कि ये माइनस, ये तो वो जब हमें घटाना था, और ये गुना करके आया है -10। अब इसी तरीके से यहाँ पे -15 -16, यहाँ पर 4 -3। हमेशा एरो की डायरेक्शन में आप चलते रहेंगे इस तरीके से, 4 -3। तो ये x बटा, फिर ये y बटा, ये 1 बटा। अब हम इन्हें 2 2 करके कंपेयर करेंगे, और उससे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -8 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, +10 -15 +16, ये 4 -3 1 हो गया। तो ये बन गया x बटा 2, y बटा 1 और 1। अब इन्हें 2 2 करके कंपेयर करेंगे, फर्स्ट और लास्ट, और फिर सेकंड और लास्ट। तो पहले फर्स्ट और लास्ट लिया हमने। x बटा 2 बराबर 1, ये फर्स्ट और ये लास्ट। x बटा 2 बराबर 1 यानी x बराबर 2। अब सेकंड और थर्ड कंपोनेंट लेंगे तो y बराबर 1। तो ये x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। तो ये थी वज्र गुणन विधि। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। ये 2 इक्वेशंस हमें दी गई हैं। सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसके इन इक्वेशंस के कितने हल हैं, और हम इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं 20 और 40 को। तो ये बन गई इक्वेशंस। अब हमने इन्हें नंबर दे दिया 1 और 2। अब a1 बटा a2 यानी 3 बटा 6, 1 बटा 2 आ गया। b1 बटा b2, तो y के कोफिशिएंट्स डिवाइड करेंगे, -5 बटा -10, 1 बटा 2। c1 बटा c2 -20 बटा -40। अब ये देखिए दोनों बराबर आए थे, ये पहले a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर आते हैं। तो हमें c1 बटा c2 ज्ञात करना होता है, देखना होता है कि वो बराबर आया या नहीं आया। पहले 2 बराबर आ जाएं, तो अगर बराबर आए तो अनेक हल, ना आए तो कोई हल नहीं। तो c1 बटा c2 -20 बटा -40, ये भी 1 बटा 2, तीनों बराबर आ गए हैं 1/2। तो यानी इन समीकरणों के अनेक हल हैं, और हमें सिर्फ वज्रगुणन विधि से तभी हल करना था जब इनका अद्वितीय हल हो, यानी वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। तो अभी तो इसके अनेक हल हैं, इनफाइनाइट। इसका मतलब अभी हमें इसे सॉल्व नहीं करना है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, फोर्थ। x - 3y - 7 बराबर 0 और 3x - 3y - 15 बराबर 0। इसमें भी पहले a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 हम चेक करेंगे, और
हम इजीली देख पा रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं आए हैं। तो बराबर नहीं आए हैं तो यानी इनका अद्वितीय हल है, यानी वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। तो जब वन सॉल्यूशन हो तो हमें उसे वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो आप अब ये देखिए 23/12 जो मैंने आपको पहले तरीका बताया था, उस तरीके के हिसाब से पहले सेकंड टर्म ये x y और 1 हमने लिख दिया। अब सेकंड टर्म लिखेंगे पहले -3 -3 -3 -3 ये हमने लिख दी यहाँ पर। उसके बाद 23 यानी थर्ड टर्म -7 -15 ये हम यहाँ लिख देते हैं आपको 23/12। सेकेंड टर्म लिखने के बाद थर्ड टर्म हमें लिखनी है। अब सेकेंड हम लिख चुके हैं, थर्ड -7 -15 ये लिख दी हमने, -7 -15। इसके बाद हमें फर्स्ट टर्म लिखनी है। फर्स्ट टर्म है 1 और 3 और उसके बाद सेकेंड टर्म लिखनी है। सेकेंड टर्म है -3 -3 ये भी हो गई। तो चारों टर्म्स हमने लिख ली। उसके बाद हम ये एरोज बना देंगे। ये एरोज हमने बना दिए। अब x/y/ एंड 1/। x के बटा में क्या आएगा, इन दोनों की गुना, इन दोनों की गुना आएगी 45 और इन दोनों की 21। तो 45 - 21। अब इनकी गुना -21 -15, इनकी गुना -3 -9। तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 45 - 21 24 हो गया। ये -21 + 15 और ये -3 + 9, तो -21 + 15 हो गया -6। -6 के बाद ये 1/6 ये वाला, -3 + 9 6। अब x/24 बराबर 1/6 पहली और आखिरी टर्म्स ले ली, फर्स्ट एंड थर्ड, और इधर हमने ले ली सेकंड एंड थर्ड। एक से x की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे से y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए आप x/24 1/6 आ गया। तो x बराबर 24/6, ये आर पार गुना हमने कर दी, 24 को उस तरफ ले गए तो इधर x रह गया सिर्फ। x बराबर 24/6 यानी x बराबर 4। और यहाँ से y/-6 बराबर 1/6, तो -6 उस तरफ ले जाएंगे तो y रह जाएगा यहाँ, और ये -6/6 यानी -1। तो यानी x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई -1। तो इसके साथ ही आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम वज्र गुणन विधि से किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हमें पहले इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे 0 ज़रूर बना लेनी है। तो अगर हम ये लास्ट में 0 नहीं बनाते हैं तो ये वैल्यूज़ गलत हो जाएंगी। जैसे ये 7 अगर राइट हैंड साइड में होता, लेफ़्ट हैंड साइड की बजाय, तो ये 7 और 15 कंसीडर होते, तो यहाँ पे वैल्यू 7 और 15 आती। तो उस वजह से आपकी सारी कैलकुलेशंस में फ़र्क आएगा। तो हमें पहले इसे लेफ़्ट हैंड साइड पे ज़रूर ले आना है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 2 से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।